हेलो, वी आर गोइंग टू डिस्कस 2017 का पॉलिटी सेक्शन ऑफ CAPF। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। यू कैन विजिट दी प्ले लिस्ट, बट आई हैव वन हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन कि प्लीज़ 5 से 10 मिनट निकालना, नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट थीम को प्लीज़ नोट कर लेना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नथिंग बट रिपीटिशन माय डियर फ्रेंड। तो प्लीज़ इसको बियर ऑफ माइंड करें और हम चलते हैं। जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में यू कैन विजिट प्ले लिस्ट। जब भी आप ये वीडियो देखें, बी ऑनेस्ट एंड बी बस 4 से 5 मिनट टाइम निकाल करके जो मैं बोलूँगा वो कर लेना बस, राइट। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इसमें जो है लास्ट से ही पॉलिटी दिया गया था। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया भाई पॉलिटी का क्वेश्चन? मैंने मार्क करके रखा, डोंट वरी। ये देखो, ये क्वेश्चन है धार कमीशन से लेके, धर कमीशन या धार कमीशन भी बोलते हैं। देखो 2-3 कमीशन है, धर कमीशन, JBP कमीशन एंड फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। दीज आर कमीशन रिलेटेड विद द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। माय डियर फ्रेंड, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, हमारा देश बना, ठीक है। हमारे देश बनने के बाद काफ़ी प्रोविंसेस थे, वो साथ में आए, ठीक है। और सरदार पटेल जी की आपको भूमिका पता होगी। उसके बाद में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मूवमेंट हुआ, पोट्टी श्रीमाल लालू जी का नाम आपको पता होगा, ठीक है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में। तो ये पूरा का पूरा एक थीम है, ये आप याद रखना कि हु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसको लिंग्विस्टिक आधार पे बनाया गया, ठीक है। तो इस साउथ में एक मूवमेंट भी चलता था, तो वो आपको आइडिया रहना चाहिए। बट आई वुड लाइक टू से कि 3 कमीशन आप याद रखना, जो धर कमीशन है, JBP कमीशन है, और फिर उसके बाद में फजल अली कमीशन बनता है। तो जो धर कमीशन और JBP कमीशन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी हुआ कर, हेड चेयर भाई नेहरू जी हुआ करते थे। तो इन दोनों कमीशन ने कहा था भाई हमें लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए, मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, क्योंकि उस समय नया नया हमारा देश बना था, ठीक है। वी गॉट इंडिपेंडेंस। बट जो फजल अली आयोग बना था, उसके रिकमेंडेशन पर ही लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बनता है, और फिर आंध्रा को पहला स्टेट बनाया जाता है, राइट। तो ये किससे रिलेटेड था? टू रिकमेंड वेदर स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ये थीम है मेरे दोस्त। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अपॉइंटेड राजमन्नार कमेटी टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कमेटीज, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा होगा, कमीशंस जैसे राजमन्नार कमीशन, पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए ये बार बार क्वेश्चन आता है। दिस इज़ नॉट अ लाइक, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग न्यू ऑफ UPSC, ये थीम ही है, ये पूछते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की इंपॉर्टेंट जो थीम है। तो इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था राजमन्नार कमेटी को? कई बार आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, नहीं यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने राजमन्नार कमेटी को इस्टेब्लिश किया था। अगेन अगला क्वेश्चन है विद द पैसेज ऑफ द बजट, जो बजट पेश होता है। अब बजट का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 112 में दिया गया है, ठीक है। बजट शब्द जो है हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। दिस इज़ नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप 110 से लेकर के, एक्चुअली आपको मैं एक थीम बताता हूँ, 1082 10112, ठीक है। ये आर्टिकल याद कर लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो 116 एंड 117 भी पढ़ लेना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, राइट। उसके बाद में 123 आर्टिकल, 121, ये 120, 121, दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। बट अब देखो, इसमें स्टेजेस क्या होती हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में। तो सबसे पहले बजट को पेश किया जाता है, ये सही बात है। उसके बाद में डिपार्टमेंटल जो कमेटीज़ होती है वो स्क्रूटनी करती हैं ना, उनको क्लॉज बाय क्लॉज उसको स्क्रूटनी किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें जो फाइनेंस बिल होता है ना, ये देखो, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है, जो फाइनेंस और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला भी कॉन्सेप्ट, आप समझ जाएंगे। बजट को आप फॉलो किए होंगे तो आपको आंसर भी पता होगा। जो फाइनेंस बिल है वो सबसे लास्ट में पास होता है। तो 3 सबसे लास्ट में कहाँ पर है? पहले ऑप्शन में ही है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर जो है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता है, तो ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू अगेन दिस इज़ माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या माइनॉरिटीज़ को हमारे संविधान में डिफाइंड किया गया है? तो इसका आंसर होगा नो, देयर आर नो नथिंग, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं, हमारे संविधान में माइनॉरिटीज़ को नहीं डिफाइंड किया गया है। अगेन इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, बट उससे पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये याद रखना कि केवल दो प्रकार के माइनॉरिटीज़, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ही मेंशन है। एथनिक माइनॉरिटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ इथनिक माइनॉरिटीज़ का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन जो माइनॉरिटीज़ स्टेटस है ये स्टेट वाइज नहीं दिया जा रहा है, एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है क्या क्योंकि बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेट जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन इज़ इन माइनॉरिटी, लेकिन ये ओवरऑल नेशन के आधार पर दिया जाता है। तो अभी इसलिए हिंदूज आर इन मेजॉरिटी बट एक्चुअली हिंदूज आर माइनॉरिटीज़ इन मैनी स्टेट। तो ये भी एक्चुअली पेंडिंग इट्स अ सब जुडिस मैटर, राइट। दूसरा क्या है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अनफिटर्ड राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। माय डियर फ्रेंड, जो रिलीजियस फ्रीडम है हमारे जो इज़ अ फंडामेंटल राइट, दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। मतलब इस पे चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसकी आप सब क्लॉजेस पढ़ोगे तो उसमें आपको लगेगा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, दीज आर द ग्राउंड, ठीक है। तो ये कोई अनफिटर्ड राइट नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है, रिलीजियस डोमिनेशन का। तो देयर कैन बी चेक्स एंड बैलेंसेस। An educational institution established by religious minority loses its minority status on receiving financial aid from the government। क्या अगर कोई religious minority status का institution है उसको financial हेल्प गवर्नमेंट से मिलेगी तो क्या वो उसका स्टेटस चला जाएगा? देखो ये ऐसा नहीं है, इसका एग्जाम्पल है और यही केस भी चल रहा है, AMU का केस जो चल रहा है, आपको अगर पता होगा तो ये डी वाला उससे लिए गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है कि माइनॉरिटीज़ कैन इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही है। आप आर्टिकल पढ़ें 29-30 आर्टिकल पढ़ें, एक्चुअली आर्टिकल 25 to 30 ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 25 to 30 ये पूरा आप ये थीम है, इसको प्लीज़ आप इस पेयर जस्ट एक बार पढ़ लें बस, राइट। एंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। देखो दो प्रकार के फंडामेंटल राइट जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि एक जो है ओनली सिटीजन्स के लिए हैं, हमारे देश के जो सिटीजन हैं, दूसरा एलियंस के लिए भी हैं, ठीक है, मतलब फ्रेंडली एलियंस, मतलब जो दूसरे देश के हैं। तो जो आर्टिकल हमारे देश के लोगों को हैं वो है 15, 16, ठीक है, 19, उसके बाद में 29 एंड 30, ठीक है। ये आर्टिकल जो है वो केवल और केवल हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए है। तो देखो इसमें लिखा गया आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड द फॉरेनर्स, नहीं, आर्टिकल 15 इज़ ओनली फॉर द इंडियंस, राइट। उसके बाद में इसमें अगेन स्टेटमेंट ये है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ये करेक्ट है। उसके बाद में आर्टिकल 21 विच इज़ टॉक्स अबाउट लाइक लीडिंग लाइफ विद डिग्निटी, तो जीवन जीने का अधिकार है ना वो तो विद डिग्निटी, तो वो तो इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। तो ये दोनों 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु among the following are entitled to get the benefit of the equality before the law and equal protection of the law as enshrined under article 14 of the constitution of India। जो आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ, तो वो किसको किसको है। तो देखो इसमें जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेंगे, इसके सारे लाइक यू हैव टू बी वेरी सब्जेक्टिव ना, आपको काफ़ी सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। ऑल सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, जितने भी लोग भारत में हैं उनको आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन है, तो यस भाई जितने लोग भारत में हैं सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया उनको है, ठीक है। फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब देखो कोई भी फॉरेनर है वो भारत में आया है, ठीक है, घूमने आया है, सपोज करो भारत की टेरिटरी में है, तो क्या हम उसको कानून के समक्ष नहीं ट्रीट करेंगे? ये भी ट्रीट करेंगे। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। अब देखो तीसरा किस में नहीं है, बिकॉज क्योंकि अब देखो आर्टिकल 14 फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है, तो आप पहले 3 को एलिमिनेट कर लो, तो पहला गलत हो जाएगा।
चौथा गलत हो जाएगा। तो या तो 1 2 3 होगा या तो 1 और 3 होगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन दूसरा पढ़ते हैं, ऑल इंडियंस सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। जैसे आप अमेरिका में जा रहे हैं 6 महीने के लिए, तो क्या भारत, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट बना दिया गया है। ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड तो उनके लिए नहीं है, इंडियन सिटीजन्स हु आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, ऑल इंडियन सिटीजन्स जो देश में ही हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, उनको आर्टिकल 14 के प्रति ऐसा उनको लिए प्रोटेक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। देखो नेहरू रिपोर्ट जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी, दिस वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, आई एम टेलिंग यू, वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, ठीक है। उसमें फंडामेंटल राइट थी, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। बट उसमें देखो सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ी हो जाएगा, इसीलिए तो मुस्लिम लीग ने बाद में 14 पॉइंट डिमांड, और बाद में मद्रास में सेशन भी होता है, तो बहुत इश्यूज़ होते हैं ना। फिर बाद में दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली पैक्ट, ये सब भी आप पढ़ लेना, हम मॉडर्न में करेंगे उसको भी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ी था उसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था भाई, इसीलिए तो सारा इशू हो गया था, ठीक है। तो यही होगा नॉट रिकमेंडेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ी रिकमेंड करेंगे नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद में अगेन दिस क्वेश्चन वाज अगेन अ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस लाइक आर्टिकल 263, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 263 विच टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1990 में बनाया भी गया है इसको, उसके रेस्पेक्ट में भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो आर्टिकल 263 इसको कौन बनाता है? देखो जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसको प्रेसिडेंट साहब बना सकते हैं, कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसका गठन कर सकते हैं, बट इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। और इसमें सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, यूटीज़ के जितने एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो रहेंगे, सीएम्स रहेंगे ना, और उसके बाद में कैबिनेट के भी काफ़ी लोग, क्योंकि ये फेडरल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, कोई फेडरल इशू है उसको, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है अबाउट ऑफ जयप्रकाश नारायण जी का। तो ये एक क्वेश्चंस भी फिलोसफी वाला भी पूछा जाता है। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑफ जयप्रकाश नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गोलकनाथ का केस है ना, काफ़ी एक्सट्रीम केस था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चंपकम दोराईराजन जो पहला अमेंडमेंट था, उसके बाद में केशवानंदा भारती, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील्ड विद द क्रीमी लेयर। जो ओबीसीज को क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट काफ़ी मोनूमेंटल केस है, इंदिरा शाहनी का केस है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस भी आप पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, मतलब अवेयरनेस के पर्पज़ से आप पढ़ना, आपके पास टाइम होगा तो। उसके बाद में 9th शेड्यूल, अगेन 9th शेड्यूल पहले अमेंडमेंट से ही, ये भी रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 9th शेड्यूल, सारे शेड्यूल आप पता रखना, ठीक है। 10th शेड्यूल जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, एंटी थेफ्ट एक्शन के बारे में, से 11th और 12th ना। उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्चुअली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्वेश्चन कहाँ गया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको बनाया गया था अबाउट संथाराम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सांथाराम कमेटी का रिकमेंडेशन पे। तो इतने ही क्वेश्चन थे, राइट। ये आप देखना 1964 में इसको बनाया गया था, इस कमेटी को, करप्शन के रिकमेंडेशन के लिए। उसके बाद ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी, संथाराम। ये लक्ष्मीकांत में दे भी दिया भी रखा है, आपने पढ़ा होगा तो।